Hello students, how are you? I hope all are you well. Today we will start with miscellaneous exercise 1 chapter. Okay? So इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी के थोड़े से कॉम्प्लेक्स इसमें क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। जब तक हमने क्वेश्चन 1 से 1.1 से लेकर 1.6 तक किए थे उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें रहेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो सके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r मींस x इज रियल नंबर, x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो मतलब हम इक्वेशन देंगे, इसका मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको फैक्टर कर लेते हैं इसके x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेते हैं x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 एंड x माइनस 2, इट मींस x बिलोंग्स टू 6 एंड 2। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 एंड 6 लिख सकते हैं इसको, इसके एलिमेंट्स। ओके, इसके एलिमेंट्स हमने क्या लिख दिए 2 और 6 लिख दिए। तो हमारे पास सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में आ गए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन किसके सेट है, हमें ये बताना है कि कौन किसका सेट है, A B C D। तो अभी हम देख रहे हैं कि A के अंदर कितने एलिमेंट 2 और 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 4 6 और C के अंदर 2 4 6 है और D के अंदर 6। तो क्या अगर हमें ये प्रूव करना हो, मान लो A सबसेट ऑफ B, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए A के सारे एलिमेंट B के अंदर है कि नहीं है। तो क्या A के सारे एलिमेंट B के अंदर है क्या? बिल्कुल 2 6 दोनों है और B के अंदर 2 4 6 तीनों है, मतलब A के सारे एलिमेंट क्या है B के अंदर है। इट मींस A इज सबसेट ऑफ B, हमारा ट्रू हो जाएगा A इज सबसेट ऑफ B। आफ्टर दैट उसके बाद हमें कह रहा है क्या A को क्या C का सबसेट हो सकता है क्या? C का सबसेट होने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, A एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A शुड बी प्रेजेंट इन सेट C। मतलब अगर हमें A इज सबसेट ऑफ C हमें प्रूव करना है, तो हमें को क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि सारे एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेट C। तो क्या है क्या इसके अंदर 2 और 6, इसके अंदर 2 और 6 मिल जाएगा हमें। इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ C, A C का भी सबसेट हो गया। अब हमें अगर A को D का सबसेट प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना होगा फिर से, व्हाट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A शुड बी प्रेजेंट इन सेट D। तो क्या है क्या सारे एलिमेंट A के D के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 6 है, यहाँ पे 6 ही है, तो जो A के अंदर 2 है वो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब A इज नॉट सबसेट ऑफ D, हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब हम B से कंपेयर करते हैं, B किसका सबसेट है, क्या B A का सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि B के सारे एलिमेंट 2 4 6 A के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2 6 ही और इसमें 2 4 6 है, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। आफ्टर दैट क्या C के, अब हमें प्रूव करना B और C के, तो क्या B के सारे एलिमेंट C के अंदर है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 4 6 एंड C के सेट के अंदर क्या है 2 4 6 सेट अप टू इंफिनिटी। तो 2 4 6 तो इसके अंदर अवेलेबल है ही है, इसका मतलब B इज सबसेट ऑफ C, B इज सबसेट ऑफ C, ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद क्या B D का सबसेट हो सकता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 4 6 से इसके सारे एलिमेंट D के अंदर हमारे पास नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब B इज नॉट सबसेट ऑफ D। अब हमें C का प्रूव करना है, क्या C A का सबसेट है, क्या C B का सबसेट है, क्या C D का सबसेट है क्या? देखो C क्या इसका सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 6 और इसमें 2 4 6 अप टू इंफिनिटी है। एक्चुअली ये किसी का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर फिक्स एलिमेंट है, सबसे अंदर क्या है फिक्स एलिमेंट। तो सब क्या है, बाकी सब क्या है A B O D फाइनाइट सेट्स हैं, और ये देखो इनफाइनाइट सेट्स है। तो कभी भी जो इनफाइनाइट सेट है वो किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ओके, तो हमारे पास C किसी का सबसेट नहीं बनेगा। यहाँ पे C यहाँ पे 2 6 है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 2 4 6 है, अप टू इंफिनिटी है, यहाँ पे 6 ही है, तो C किसी का भी सबसेट हमारे पास नहीं मिल सकता। ओके, आफ्टर दैट तब हम चेक करेंगे D किसका सबसेट है। D क्या इसका सबसेट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 2 6 है और यहाँ पे 6, तो D के सारे एलिमेंट A के अंदर में मिल जाएंगे, तो D इज द सबसेट ऑफ A। ओके, अब क्या इसके भी सबसेट हो जाएगा कि बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 6 है। ऑल एलिमेंट ऑफ D प्रेजेंट इन द सेट B, इट मींस D is subset of
बी, डी इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से सी इसके अंदर भी प्रेजेंट, इसका मतलब डी इज सबसेट ऑफ सी, डी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, डी सभी सेट्स का सबसेट है और सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं है। ओके, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना है। इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखो, ट्रू फॉल्स बताने के लिए हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। यहाँ पे मतलब x क्या है, x इज द एलिमेंट, स्मॉल लेटर्स में हम किसको लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड a इज द एलिमेंट ऑफ सेट b, a इज द सेट, a इज एलिमेंट ऑफ सेट b, देन x बिलोंग्स टू b होगा क्या, हो सकता है क्या, क्या कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें लेट हम सेट लेते हैं, सेट a इज इक्वल टू लेते हैं 1 और सेट b ले लेते हैं क्या 1 2। ओके, ठीक है, हमने ये दोनों सेट ले लिए। तो क्या देखो ध्यान से, क्या x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a है, ठीक है, एंड a इज द b, हम लेंगे क्या, एक तो a ले लेते हैं a, क्योंकि x a इज द एलिमेंट ऑफ सेट b, तो सेट a एंड 3 ले लेते हैं या फिर 2 ले सकते हैं, 2। ये हमारे पास एलिमेंट आ रहा है। ओके, इसका मतलब देखो हमने, हमारे पास ये दोनों कंडीशन आ गई, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a हो गया, ठीक है, a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b भी आ गया, ठीक है, दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर एग्जांपल में। तो हमें ये बताना कि अगर ये कंडीशंस हैं हमारे पास, तो क्या x बिलोंग्स टू b होगा क्या, x मतलब क्या, ये 1 इस सेट से बिलोंग करेगा क्या, b सेट से। देख लो करते करता है, निकल रहा, b सेट को हम सेट a सेट हम कर सकते हैं, ये 1 और ये 2। ओके, इसका मतलब देखो 1 इज नॉट बिलोंग टू, ये देखो सेट है, ये पूरा सेट है, सेट बिलोंग कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक, अगर हम सिर्फ 1 एलिमेंट की बात करें वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अगर हमारे पास इस तरीके से होता, मान लो ये, तब हमारे पास ये x जो है बिलोंग्स टू b हो जाता, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या, ये सेट बिलोंग कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, सेट बिलोंग करने में किसी भी सेट से या फिर और एलिमेंट बिलोंग करने में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड सेट a बिलोंग्स टू b। यहाँ पे x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a, फिर यहाँ पे सेट a जो है, ये जो पूरा सेट है, ये इस b का एलिमेंट है। ओके, अगर ये सेट इस b का एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो b से बिलोंग नहीं करेंगे, सिर्फ ये सेट ही बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू b, इसका मतलब जो हमारे दे रखा रिजल्ट ये हमारा रॉन्ग दे रखा है इसके अंदर। ओके, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन इसका, इफ a सबसेट ऑफ b, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, a इज अ सबसेट ऑफ b मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, और b बिलोंग्स टू c है, मतलब b किसका, सेट b इज द एलिमेंट ऑफ सेट c। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड देखो, a इज द सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब b सेट b बिलोंग्स टू a, मतलब c के अंदर हम लेते हैं सेट a ले लेते हैं पहले, तो सेट a लेते हैं हम क्या 1 2 1 2 और सेट b ले लेते हैं हम 2 3। ओके, ओके, अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास सेट c क्या मिलता है, देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट c क्या मिलता है हमें, क्योंकि सेट b इज बिलोंग्स टू c, सेट b बिलोंग्स टू c, तो क्या मिलेगा हमें 2 3, ये पूरा सेट का सेट आएगा, क्योंकि सेट b बिलोंग कर रहा है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आगे 5 4 कुछ ले सकते हैं, ये हमारे पास सेट c मिल गया। अब ध्यान से देखते हैं इसको, कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, a या सबसेट ऑफ b, क्या इसको सिर्फ लेते हैं हम 1 2 1 2 3। ओके, अब सेट c लेते हैं हम, सेट c आ जाएगा हमारे पास क्या, सेट b एंड 5 ये लेते हैं।
ओके, ये हमारे पास सेट ले लिया हमने, ए सबसेट ऑफ बी हो गया, तो क्या ए सबसेट है बी का, बिल्कुल सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद कह रहा है सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, बी बिलोंग्स टू सी, सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू का मतलब सेट बी इज एलिमेंट ऑफ सेट सी। इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा और इलेबरेट फॉर्म में लिख देता हूं, जब से हमने पहले लिखा था 1 2 3 और ये 5, ये थोड़ा सा और इलेबरेट फॉर्म में लिख दिया। तो क्या सेट ए बिलोंग टू सी हो रहा है, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या यहाँ पे सेट सी, यहाँ क्या 1 और 2 एलिमेंट जो है सेट सी के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 2 दिख तो रहा है तुम्हें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पहले भी कहा था मैंने, क्योंकि ये सेट बी है पूरा, सिर्फ इसके एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट किस तरीके से आएंगे, एलिमेंट इस तरीके से आएंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे अंदर एक और ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब ये पूरा सेट हो रहा है, सेट बी बिलोंग्स टू सी होगा, ये सेट बी बिलोंग्स टू सी होगा। ओके, इसका मतलब क्या, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू सी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग टू सी। तो क्या देखो, ये सेट ए इसका क्या, सी का एलिमेंट दिख रहा है तुम्हें, हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, देन ए बिलोंग्स टू सी, मतलब क्या सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी, नहीं है। अगर सेट ए अगर इसका एलिमेंट होता हमें इस तरीके से दिखता है, ये कैसे दिखता, 1 2 और ये 5, आगे का कुछ भी, लेकिन ये 1 2 तो इस तरीके से दिखता, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, सेट बी दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब सेट ए नॉट बिलोंग टू सी, इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये तो कंडीशन आई नहीं ना, हमारी आनी कैसी कंडीशन, इस तरह की कंडीशन आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है, ये वाली रही है। तो इसमें देखो सेट बी बिलोंग्स टू सी हो रहा है, सेट ए 1 2 एलिमेंट नहीं हो रहे हैं सिर्फ, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C, बिल्कुल ये तो राइट ही हुआ, क्यों, क्योंकि A B का सबसेट, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, और फिर B is the subset of C, B के सारे एलिमेंट इसके अंदर, जब इसके सारे इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, all element of A in present in set B and all element present in set C, इसका मतलब जो भी यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो A का ही तो होगा, पार्ट कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेट ए लेते हैं, क्या 1 2, उसके बाद सेट बी लेते हैं हम 1 2 3, और सेट सी लेते हैं क्या 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी है क्या, बिल्कुल 1 और 2 इसके अंदर सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, बी इज द सबसेट ऑफ सी है क्या, तो देखो क्या ए इज द सबसेट ऑफ सी होगा, क्या होगा, क्योंकि ए के सारे में 1 2 इस सेट सी के अंदर भी प्रेजेंट दिख रहे हैं हमें, इसका मतलब दिस इज true. Okay, after that fourth question, A is the not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C, ये हमें पता था, इसको भी हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। एग्जांपल फोर्थ, इसका एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए का ए सेट लेते हैं हम 1 2, और बी सेट लेते हैं हम 2 3, ओके, और सेट सी ले लेते हैं हम 1 2 1 2 5, 1 2 5, ये एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में ए हमें क्या 1 2 क्या, और सेट बी करे 2 3, तो क्या देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्या ए इज नो सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 तो है ही इसके अंदर, सिर्फ 2 ही है। ओके, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इन दोनों से हमें क्या मालूम चल रहा है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, अब देखो अगली कंडीशन क्या है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ, क्या बी सी का सबसेट नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी नॉट प्रेजेंट इन सेट सी, इट मींस इन दोनों से क्या मालूम चला, ए इज नॉट सबसेट ऑफ
सी। इसका मतलब हमारी कंडीशन जो हमारी जो एग्जांपल है वो तो ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो ध्यान से इन दोनों सेटों को देख के बताओ कि क्या ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट नहीं है क्या? बिल्कुल दिख रहा है हमें है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हमें मिल रहे हैं। 1 और 2 के एलिमेंट्स है और इसके एलिमेंट क्या है 1 to 5। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज फॉल्स, क्योंकि भाई ये जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन क्या बोलेंगे तो उसको सेटिस्फाई करता ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए अच्छा बी कह रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बट ए सी का सबसेट हो सकता है। अगर हमारी एग्जांपल इस तरीके से हम एग्जांपल लें, इसका मतलब हो सकता है ये। ओके, इसका मतलब दिस इज फॉल्स। फिर है फिफ्थ, x belongs to A and A is not subset of B. x belongs to A, देखो ध्यान से, सेट ए लेते हैं हम 1 2। ओके, अब आगे क्या करा? A is not subset of B, हम सेट B इस तरीके से रहते हैं, क्या लेते हैं 1 2 5, तो A is not subset of B आ रहा है। ओके, A is not subset of B, तो क्या x belongs to B होगा? क्या x belongs to B होगा? क्या हमें ये बताना है, क्या x belongs to B होगा या नहीं होगा? यहाँ पर हमें सबसेट नहीं होना चाहिए। 2 5 2 4 3 दे रहे हैं। ओके, तो देखो हमें क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू a, x जो है a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब x कोई ये दोनों एलिमेंट है इसके, ठीक है, a के, तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट b के अंदर नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो अब ये बताना है क्या x बिलोंग्स टू b होगा? क्या बताओ, तुम ही देख के बताओ कि x बिलोंग्स टू b है कि नहीं है? 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 4 3 है, यहाँ पे क्या x बिलोंग्स टू b है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक 1 देखो यहाँ पे 1 तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, 1 तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा, ये भी क्या है हमारा? फॉल्स। अगर यहाँ पे 1 आता हमारे पास, कोई ऐसी कंडीशन बने कि इसके अंदर 1 आए, इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसके अंदर देखो, हमारे पास जो 2 कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसको तीसरी कंडीशन में सेटिस्फाई करवाना है। तो देखो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, हो रही है। कैसे? x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये तो है ही। उसके बाद a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये अगर b सबसेट हमने ये लिया तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये भी हो रही है। तो क्या x बिलोंग्स टू b हो रहा है? क्या x वन इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब दिस इज फॉल्स। आफ्टर दैट x a द सबसेट ऑफ 6, a इज सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है। फिर क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू b, तो क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू a होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, थोड़ा सा फील करो इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं और x b से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर जब a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं और x b से बिलोंग कर रहा है तो x a से बिलोंग अपने आप ही करेगा कि नहीं करेगा? मतलब अगर सेट हमारे पास है क्या 1 2 और सेट B है क्या हमारे पास 1 2 5, तो देखो पहली कंडीशन हो रही है A सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब देखो x B से बिलोंग कर रहा है, कोई x B से बिलोंग करेगा और ये इसका सबसेट, तो इससे अपने आप ही बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सारे एलिमेंट A B के अंदर है ही हैं, तो B के अंदर जो भी होगा वो A के अंदर जरूर होगा। इसका मतलब x B के अंदर होगा तो x A के अंदर भी एलिमेंट होगा, इसका मतलब दिस इज ट्रू। इस तरीके से एग्जांपल्स को लेकर हम इसको हमारे क्वेश्चंस को हम ट्रू फॉल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम एग्जांपल्स हमें इस तरीके से लेने होंगे कि हमारी जो 2 कंडीशन थी वो हमें सेटिस्फाई करे बस। तो अगर उन 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करी तो वो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 says that let A B C be the 3 sets and such that A union B is equal to A union C,
ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। तो हमें प्रूफ ये करना है, शो करना है, शो दैट B is equal to C, B is equal to C, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या करना है, B और C को एक सेट को, दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। ओके, और हमें क्या गिवन है, A यूनियन B is equal to A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन C। ये हमें दो कंडीशंस गिवन है, इन दो कंडीशंस के थ्रू हमें प्रूव करना है क्या, B is equal to C, सेट B और C को इक्वल हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हम इसमें लेते हैं ये वाली कंडीशन पहले, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ओके, ये हमें कंडीशन दी। अगर हम इसमें दोनों तरफ इंटरसेक्शन B कर दें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C कर दें, और यहां पे भी A यूनियन C इंटरसेक्शन B करें, सॉरी B करना है इंटरसेक्शन B। अगर हमने दोनों तरफ क्या इंटरसेक्शन B किया है तो कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ने वाला होगा नहीं, तो हमने ये कंडीशन कर दी। अब देखो ध्यान से, अब हमें यहां पे देखो कंडीशन है क्या, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B। तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा, क्या मिलेगा हमें, देखो इसको प्रूव कर लेते हैं एक बार। A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 और 2 है, और B क्या है हमारे पास 1 2 3 है। ओके, तो हमें पहले देखो हम A यूनियन B करते हैं, A यूनियन B अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B करना है, मतलब इसका और इस सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो देखो क्या आ गया, फिर से 1 2 3 कॉमन क्या, क्या मिल गया B। इसका मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा हमें, सेट B मिल जाएगा फिर से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेट B लिखा। देखो ध्यान से, A is the set of 1 2 and B is the set of 1 2 3। A यूनियन B क्या 1 2 3, और हमें A यूनियन B इंटरसेक्शन B करते हैं, तो मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है। तो फिर से हमें क्या मिल गया, सेट B मिल गया हमें। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा हमें, सेट B मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखने की बात है, कभी भी मान लो इस तरीके से दो आ जाए ना, दो सेट, एक 3 सेट और दे रखे हमें A B और C। अब हमेशा कभी भी जब ये दो सेट एक साथ आ जाता है तब उसको सॉल्व करने में हमेशा फिर से वही सेट मिलता है हमें। आप इसको चाहे नोट कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, और ये फॉर्मूला भी इसको चाहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो अपने फॉर्मूला के अंदर। इसको आप ऐड करो अपने फॉर्मूला में, क्या A यूनियन B इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा हमें, सेट B मिलेगा। जब भी जो भी 2 टाइम्स आएगा वही सेट हमें सॉल्व करने पे मिलेगा, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तो क्या होगा, सेट B। अब इसमें यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B। ये हमारी क्या लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पढ़ाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई इक्वेशन 1 हमें मिली, इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं क्या, फिर से यही A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। जैसे हमने इंटरसेक्शन B क्या करते हैं, इंटरसेक्शन C कर लेते हैं दोनों तरफ। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C। ओके, अब देखो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो लगाओ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे तो ये हमें ये मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने अभी भी बताया था, अगर दो हमारे पास सेट एक साथ आते हैं तो हम उसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, फिर से जो 2 टाइम जो सेट आ रहा है वही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट C। इसका मतलब सेट C इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके, अब देखो ध्यान से, A यूनियन B यहाँ पे नहीं है, C यूनियन B और B इंटरसेक्शन C, और ये B इंटरसेक्शन C। देखो ये दोनों तरीके से हैं,
बस फर्क अलग है। तो मैंने बताया था कि बी इंटरसेक्शन सी को हम सी इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं इसमें, हम लिख सकते हैं तो लिख दो। और देखो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कहां से लिखोगे, यहां से लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट सी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम क्या लिख देंगे, सी इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या मिला, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो देखो इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू सी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, शो दैट फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है क्या, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड हमें कंडीशन गिवन है क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और a यूनियन b। थर्ड कंडीशन है हमारे पास a यूनियन b इज इक्वल टू b। और फोर्थ कंडीशन है हमारे पास a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ये हमें कंडीशन गिवन है। देखो ध्यान से, तो हमें ये बताया कौन कौन से सेट जो है इक्विवेलेंट है वो हमें प्रूव करना है। इक्विवेलेंट का मतलब कौन सेट, मतलब एक ही, मतलब सारे सेट, कौन कौन सेट मतलब एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन सेट हमें बताना। तो देखो अगर हम सेट फर्स्ट सेट की बात करें, ए इन सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट सेट का क्या मतलब हुआ, ऑल एलिमेंट ऑफ, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मींस क्या होगा, ऑल elements of set A present in set B, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर, तभी तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा। ये पहले हमें सेट में हमें ये कह रहा है। सेकंड सेट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें कह रहा है A माइनस बी इज इक्वल टू 5 कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। मतलब देखो अगर हम किसी सेट, हम सेट ए लेते हैं क्या, 1 2 3 और हम सेट लेते हैं बी क्या, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस 1 से 1 करने, 2 से 2 करने, 3 से क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो 5 मिला कि नहीं बना। इसका क्या मतलब होगा, ये हमें कंडीशन कब मिलेगी, a माइनस बी इक्वल टू 5, जब a के सारे एलिमेंट b के अंदर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मतलब a के जो एलिमेंट होंगे वो b से कम ही होने चाहिए या फिर b के इक्वल हो सकते हैं बस। इसका क्या मतलब हुआ, a के सारे एलिमेंट b के अंदर मिले कि नहीं मिले हमें। इसका क्या मतलब हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B। इसका भी यही मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब होगा, क्योंकि a माइनस, जब हमने माइनस किया a माइनस बी तो हमारे पास 5 मिलेगा, मतलब a के अंदर कोई एलिमेंट है ही, बचा ही नहीं हमारे पास। अगर यहाँ पे ये होता 4 तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 4 मिलता, 5 नहीं मिलता। तो क्या होता, ऑल एलिमेंट ऑफ a नॉट प्रेजेंट इन सेट B, क्योंकि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो है ही नहीं हमारे पास, मान इस तरीके से होता। तो जो ये 4 एलिमेंट है वो 4 बी के अंदर तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तब ये होता है। लेकिन हमें क्या, हमें ये क्या है यहाँ पे, इस तरीके से हमारे पास, मतलब एक 5 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 5, इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, इसका भी यही मतलब हुआ। ओके, अब है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन सेज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। अगर हम ए यूनियन बी करें तो सेट बी आ गया हमारे पास। देखो इसका भी एग्जाम्पल है, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5।
ये सेट है हमारे पास। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसका ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। क्यों, ये ए यूनियन बी करने का मतलब ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 आ गया, फिर बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 इसमें भी तो इसमें भी, इसका मतलब हमने इसको वन टाइम लिखा 1 2 3 4 5, तो सेट हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। फिर से अगर हम किसी दो सेट का अगर हम यूनियन करें, इफ वी डू यूनियन ऑफ टू सेट देन अगेन वी विल गेट सेट बी, तो मतलब हमेशा हमें क्या मिलेगा, बिगर सेट मिलेगा। कौन सा सेट मिलेगा, बिगर सेट मिलेगा, हमेशा बिगर सेट ही तो मिलेगा, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट लेने होते हैं इसके अंदर। ओके, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या मिला, बी। इसका क्या मतलब हुआ, एक इसमें भी यही मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हम प्रेजेंट हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। क्यों, क्योंकि हमें ए यूनियन बी हमने किया तो हमें बिगर सेट मिल गया। बिगर सेट मिलने का क्या मतलब हुआ, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तभी तो हमें बिगर सेट मिला है। ओके, अगर इसके अंदर देखो सारे एलिमेंट नहीं होते, इसके अंदर 1 2 3 मान लो 6 7 8 होते, अब देखो हमें सेट कौन सा मिलता, हमें सेट मिलता क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेट मिलता है। अब देखो ध्यान से, ना तो ये सेट ए मिला है हमें, ना सेट बी मिला है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी नहीं है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे मिला क्या था, सेट बी मिल गया था हमें। कौन सा सेट, बी। तो अगर बिगर सेट मिलेगा क्या मतलब हुआ, बिगर सेट मिलेगा मतलब ये हुआ कि जो सारे एलिमेंट छोटे सेट के सारे एलिमेंट बी के बड़े के सेट के अंदर होंगे। इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, अब आप देखो इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके, कि क्या हम ये कर सकते हैं क्या। फोर्थ क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, हमें सेट मिला है ए। फिर से वही एग्जांपल है, क्या, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 और 2 और सेट बी इज इक्वल टू क्या, 1 2 3, इसका मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है तो क्या मिलेगा हमें, 1 और 2 जो कॉमन है वही तो मिलेगा। इसका मतलब हमें छोटा सेट मिला, स्मॉलर सेट, वी विल गेट स्मॉलर सेट। अगर स्मॉलर सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी विल गेट द स्मॉलर सेट, इट मींस दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन प्रेजेंट इन सेट बी, all elements of set A present in set B। अब देखो ध्यान से, ये जो चार कंडीशन, जो चार सेट है हमारे पास, ये चारों के चारों जो कंडीशन से सब एक ही बात करें कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। इसका मतलब ऑल 3 आर इक्विवेलेंट, all 4 आर इक्विवेलेंट, 4 आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that A is a subset of B. A is a subset of B, it means all element of A present in set B. हमें शो करना है, show that C minus B is the subset of C minus A. Okay? इसको सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले C minus B. C minus B का जब मैंने तुम्हें बताया था कि A minus B की जब मैंने तुम डेफिनेशन पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब all element of set A must belong, मतलब all elements must belong to only A not B। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा अगर X belongs to C minus B है, if X belongs to C minus it means X belongs to C but X not belong to B, X not belong to B, यही तो मतलब होगा, X not belong to B, X belongs to only C but X not belong to B, यही मतलब होता है। डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेफिनेशन का यही मतलब होता है इसका, अगर X belongs to C minus B then X must belong to only C, X not belong to B। ओके, इस अब देखो ध्यान से, ये तो हमने कंडीशन की X belongs to C minus B and X belongs to, अब देखो अगर ये X B से बिलोंग ही नहीं करता, A से कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो B के अंदर हैं, तो ये जब X जो है B से ही बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब X A से भी बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स इफ X belongs to C and X not belong to B, then क्या होगा, then X belongs to C and X not belong to A।
एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ध्यान देखो, एक्स अगर बी से बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी। सारे एलिमेंट सेट ए के बी के अंदर प्रेजेंट हैं। जब बी के अंदर मान लो इसके अंदर 1 2 है और इसके अंदर 1 2 और 3 है, यही तो होगा इसका मतलब सेट होगा। तो जब इसके अंदर 4 होगा तो 4 इसके अंदर कैसे होगा? सीधी सी बात है, जो एलिमेंट बी के अंदर ही नहीं होगा तो वो एलिमेंट ए के अंदर कैसे हो सकता है? वही तो है, एक्स बिलोंग टू सी देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अब इन दोनों से हमें क्या मालूम चलेगा? जैसे c माइनस बी का मतलब ये होता है c माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग टू b। तो ऐसे ही x बिलोंग्स टू c और x नॉट बिलोंग टू a का क्या मतलब होगा? x बिलोंग्स टू c माइनस a, ये मतलब होगा। जैसे ये कंडीशन थी, इसको हमने ये लिखा, तो ये कंडीशन को उल्टा भी तो कर सकते हैं हम। x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग टू a का क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू c माइनस a। अब देखो, x बिलोंग टू c माइनस b एंड x बिलोंग्स टू c माइनस a, इसका दोनों से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनमें से क्या मालूम चलेगा? x माइनस c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। वही तो बात है, क्योंकि जो एलिमेंट c माइनस b के अंदर होंगे वही एलिमेंट तो c माइनस a के अंदर होंगे, तो c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ओके, x हमने क्या किया? x बिलोंग टू c माइनस b, इट मींस x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग टू b। ये कहां से है? डेफिनेशन से, डिफरेंस वाली डेफिनेशन से। अब देखो, इफ x बिलोंग टू c एंड x नॉट बिलोंग टू b, अब तो इसका क्या मतलब? अगर x b से ही बिलोंग नहीं करेगा तो x a से बिलोंग कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट ही तो b के अंदर है हमारे पास। मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 3 है, जब 4 b के अंदर ही नहीं होगा तो 4 a के अंदर कैसे हो सकता है? क्योंकि b के अंदर सारे एलिमेंट एक ही तो हैं। तो इसका हमें उल्टा करके हमें क्या मिला? x बिलोंग टू c माइनस a। अब यहां से देखो, x बिलोंग्स टू c माइनस b और यहाँ पे x बिलोंग्स टू c माइनस a, मतलब x के एलिमेंट c माइनस b के अंदर भी हैं और x के एलिमेंट c माइनस a के अंदर भी हैं। तो क्या होगा? c माइनस b सबसेट ऑफ c माइनस a। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। assume power set is equal to power set A is equal to power set B. Show that A is equal to B. Set A is equal to set B. हमें क्या करना है? P का मतलब पावर सेट है, ध्यान रखना। पावर सेट ऑफ A is equal to power set B. Show that A is equal to B. देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम इसमें लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट X is the element of set A. Of set A. हमने क्या लेट किया? x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, एक एलिमेंट है, एंड कैपिटल X सेट लेते हैं हम, सेट X। ये कैपिटल X, ये स्मॉल x और ये कैपिटल X है। यहाँ पे ये देखो एलिमेंट और यहाँ पे क्या है? ये X सेट है। सेट X इज सबसेट ऑफ सेट A। सेट A, X is the element of set A and capital X is the subset of set A. Okay, such that X belongs to capital X. Okay, ध्यान से देखो हमने क्या लेट किया? X is the element of set A। हमने क्या लिया? जो सेट है यहाँ पे सेट के एलिमेंट क्या है? X है, और कैपिटल X is the subset of set A। जो कैपिटल X लिया है वो सेट है, वो पूरा है ना। सेट ही किसी का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। Set X is the subset of set A, that so that X belongs to X, मतलब जो X जो है वो कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है। ये हमने लेट कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर हम ये कहें कि X is the X belongs to A, X belongs to A हो गया, और स्मॉल x belongs to कैपिटल X हो गया, कैपिटल। ओके, और हमें ये भी इसके अंदर गिवन है क्या? A is the subset of B, A is the subset of capital X. Capital X is subset of A. Capital X is subset of A. Okay? अब देखो ध्यान से, कैपिटल X is subset of A। अब हमें ये भी कह रहा है क्या? अब जब ये कैपिटल X A का सबसेट होगा, इसका मतलब क्या होगा? जो कैपिटल X शुड बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट A, शुड बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट A। भाई
पावर सेट क्या होता है? इट इज द पॉसिबल सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उसका सेट होता है। कौन? पावर सेट। जब ये x ए का सबसेट होगा तो इसका जो पावर सेट होगा उसका एलिमेंट होगा कि होगा कैपिटल एक्स। इसका जो सब पावर सेट बनेगा किसका? सेट ए का, उसका एलिमेंट होगा क्या? ये कैपिटल एक्स। तो अगर कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, इसके सबसेट से तो एलिमेंट बनते हैं एक पावर सेट के अंदर। पावर सेट में एलिमेंट कौन होते हैं? जो सबसेट होते हैं वही एलिमेंट बनकर हमने बनाया था ना। पावर सेट ए इज इक्वल टू इस तरीके से 1, इस तरीके से 2, इस तरीके से 3, फिर 1 2, फिर 1 2, देखो सेट तो एलिमेंट बन रहे हैं इसके अंदर। तो अगर ये कैपिटल एक्स इसका सबसेट है ए का, इसका जो पावर सेट होगा उसका एलिमेंट कौन बनेगा? ये कैपिटल एक्स बनेगा। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका हम कहते हैं कैपिटल एक्स इज सबसेट बिलोंग्स टू पी बी भी होना चाहिए। अगर ये कैपिटल एक्स पी बी से बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ बी, इसका भी सबसेट होना चाहिए कैपिटल एक्स, क्योंकि जो ये अगर इसका पावर सेट का एलिमेंट इसका मतलब एक्स इज सबसेट ऑफ बी। अब ये अगर एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब इसके जो एलिमेंट है एक्स के, स्मॉल एक्स मस्ट बी बिलोंग टू बी, मस्ट बी बिलोंग टू बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू, इसका मतलब क्या होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स ए के भी एलिमेंट और एक्स बी का भी एलिमेंट है। यहाँ पे देखो तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया। ओके, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम फिर से लेट करते हैं लेट y, स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ सेट B एंड कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ सेट B. Okay, such that what? Small y is the element of B. Small y belongs to capital Y. जो हमने ऊपर x के लिए लेट किया था सेट A के लिए, वो हमने क्या किया? y लेकर के B के लिए लेट कर दिया। अब कहने का मतलब क्या, हमको करना क्या है? हाँ, अगर हम A का सबसेट ऑफ B कर दिया हमने, अगर हम B का सबसेट ऑफ A भी कर दें तब क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये और दोनों के इक्वल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये ले ले रहे हैं x जैसा में ऊपर है वैसे वैसे ही। अब देखो, अब हमें ऊपर देखो क्या दिख रहा था, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? y इज द एलिमेंट ऑफ सेट B एंड y इज द सबसेट ऑफ सेट B। कैपिटल Y है ये, देखो ध्यान से, इफ कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ सेट B, कैपिटल Y सबसेट ऑफ सेट B, इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू B, क्योंकि x बिलोंग्स टू Y हो रहा है, x बिलोंग्स टू y, तो x बिलोंग्स टू b भी होगा। ओके, अब देखो y का सबसेट ऑफ b। ओके, इसका मतलब y इज द बिलोंग्स टू पावर सेट b। भाई y इस सबसेट, इसका सबसेट है b का, तो y जो है इसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? पावर सेट b का। ओके, जो जैसे हमने ऊपर किया था, जैसे x इज सबसेट ऑफ a, x बिलोंग्स टू पावर सेट a, तो वही हमने यहाँ पे किया, y इज सबसेट ऑफ b, देन y बिलोंग्स टू पावर सेट b। अब pb इज इक्वल टू pa, इसका मतलब y बिलोंग्स टू पावर सेट a। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? y इज सबसेट ऑफ a, y इज सबसेट ऑफ a हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल y बिलोंग्स टू a, स्मॉल y बिलोंग्स टू a। why? because small y belongs to B, small y belongs to, सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल y belongs to y। अगर स्मॉल y belongs to y होगा तो y इज द सबसेट ऑफ a, इसका मतलब y a से भी बिलोंग करेगा। ओके, जब y a से भी बिलोंग करेगा, यहां पे देखो y, यहां पे क्या हमने y लिखा, सॉरी, y is the subset of y belongs to b। ओके, तो यहाँ पे देखो y belongs to b है और यहाँ पे y belongs to a है, तो यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन
यहाँ पे हमने ले ली 4 और यहाँ पे ले क्या 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से हमें क्या मालूम चलेगा, कैपिटल वाई सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि y b का भी एलिमेंट है और y a का भी एलिमेंट है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मालूम चलेगा, b इज द सबसेट ऑफ a। तो देखो इक्वेशन नंबर ये आ गई हमारी 6। तो अब देखो जो थर्ड और सिक्स में क्या मालूम चल रहा है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब a और b इक्वल ही होगा, a और b क्या होगा, इक्वल ही होगा। चाहे करके देख सकते हो एग्जांपल लेके, एक सेट लो a 1 2, एक सेट लो क्या b 1 2 3 और एक सेट लोगे क्या, ये तब ये कंडीशन दोनों कंडीशन तभी सक्सेसफुल होगी, सेटिस्फाई होगी जब हमारा ए और बी सेट इक्वल होंगे। अगर ये ए बी अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमारे पास ये ए इज इक्वल टू बी नहीं आ सकता। ओके, या फिर ए सेट ए और बी इक्वल है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। ओके, तो हमने क्या किया है, पहले एक्स को लेकर के सेट ए का एलिमेंट लेट किया, उसके बाद कैपिटल को सबसेट ए लेट किया, उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो हम अगर इफ x स्मॉल x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू x, यानी कैपिटल x इज सबसेट ऑफ a। अगर कैपिटल x एक सबसेट है इसका मतलब कैपिटल x होगा पावर सेट a का एलिमेंट। अगर ये p का a का एलिमेंट हो, दोनों इक्वल है तो p b का भी एलिमेंट होगा। तो कैपिटल इज सबसेट ऑफ b, तो स्मॉल x बिलोंग्स टू b हो गया। इन दोनों इक्वेशन में क्या मतलब a इज सबसेट ऑफ b। ऐसे ही फिर हमने y को लेट किया, y इज सबसेट ऑफ b, तो y बिलोंग्स टू पावर सेट pb, देन pb इज इक्वल to pa, देन y बिलोंग्स टू pa। इट मींस कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ A, कैपिटल Y सबसेट ऑफ A। अब देखो स्मॉल y जो है इससे बिलोंग करता है, किससे, B से। स्मॉल y बिलोंग्स टू B, स्मॉल y बिलोंग्स टू B। अब जब ये कैपिटल Y A से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल y B से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। देन दोनों इक्वेशन में क्या चलेगा, दोनों इक्वल होंगे, A और B इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। So after that, next question number 7 says that 7 is it true that for any set A and B, हमें दो सेट है कोई A और B। क्वेश्चन नंबर 7, PA is PA power set A intersection power set B is equal to P A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ पे हमें P A यूनियन P B, जैसे पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इज इक्वल टू पावर सेट A यूनियन B। अब क्या ये ट्रू है, क्या हमें ये बताना है, इज इट ट्रू, हमें जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई। ओके, क्या पावर सेट A यूनियन पावर सेट B करें और हम फिर A यूनियन B का पावर सेट लें तो क्या वो इक्वल आता है, क्या ये बताना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसका, हम सेट A ले लेते हैं क्या 1, ओके, और सेट B ले लेते हैं क्या 2, ओके। अब हम पावर सेट A बनाते हैं, पावर सेट A क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्या 5 और ये बनेगा क्या 1। ये हमारा पावर सेट बनेगा, यही बनेगा, तो A के एलिमेंट है। तो ऐसे ही पावर सेट B क्या मिलेगा हमें, एक तो मिलेगा 5 एंड 2, ओके। अब हम पहले LHS लेते हैं, LHS इज पावर सेट A यूनियन पावर सेट B। तो क्या देखो पावर सेट A क्या था 5 एंड 1, ओके, यूनियन पावर सेट 5 और ये 2। इसमें से हमें क्या लेना, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट इसके लेने, सारे एलिमेंट इसके लेने। तो क्या बनेगा सेट 5 1 2 और 1 5 आ गया 2, बस यही मिलेगा। ये हमारा सेट क्या हो गया, पावर सेट A यूनियन पावर सेट B, ये मिल गया, क्योंकि 5 दो बार 5 एक बार लेंगे हम। तो ये LHS आ गया। अब RHS देखते हैं, RHS क्या है हमारे पास, RHS है पावर सेट A यूनियन B। तो हम पहले क्या करते हैं, A यूनियन B फाइंड करते हैं, हम A यूनियन B यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ऊपर ही सही रहेगा। A यूनियन B, A यूनियन B क्या आएगा 1 और 2,
1 और 2। अब पावर सेट ए यूनियन बी करते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं पावर सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पावर सेट देखो, दो एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 5, फिर एक आएगा 1, इसका क्या आएगा 2, और एक आ जाएगा क्या 1 और 2। ये इसके क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं, ये सबसेट हो सकते हैं इसके, क्योंकि सबसेट का तो सेट होता है पावर सेट। तो अब देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास आ रहा है 5 1 2, इसमें आ रहा है 5 1 2 और 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। चलो तो क्या ये तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है p12। इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी। ये हमें जस्टिफाई भी हो गया और ये प्रूव भी हो गया। इस तरह से एग्जांपल हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं और उसको प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट सेट फॉर एनी सेट ए एंड बी। फर्स्ट क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है। तो शो दैट फॉर एनी सेट ए, हमें प्रूव करना ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो ध्यान से, तो हम इसके अंदर देखो मैंने कुछ कहा था पहले भी कि हम कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो देखो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं, देखो ए माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी को हम सेट, अगर एग्जांपल है सेट ए लेते हैं हम क्या 1 2 3 4, 1 2 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, और एक सेट बी ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5। ओके, और सेट यूनिवर्सल ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहते हैं। ओके, अब देखो a माइनस बी करते हैं हम, a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी करें तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 4 5, ये मिलेगा 3 4 5, सॉरी 5 मिलेगा 5। अगर हम a माइनस बी करें तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट इफ वी डू, अगर हम क्या करें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, b कॉम्प्लीमेंट देखो, b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 2 3 4 5 तो हट गया, क्या बचा 6 7 8, 6 7 और 8, 6 7 8 आ गया। अब हम अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, फिर से हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। करके देख लो, a इंटरसेक्शन b, a क्या है 1 2 और b कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 7 8, तो इन दोनों का कॉमन कुछ है नहीं, तो क्या मिलेगा 5। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये हम लिख सकते हैं किसको, a माइनस बी को। ये फॉर्मूला आप अपने फॉर्मूला के अंदर ऐड कर सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जो बाद में होगा उसका कॉम्प्लीमेंट और जो पहले होगा उस दोनों का इंटरसेक्शन। सीधी सी बात ये है। ओके, अगर हमें मान लो b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास a माइनस सी हो तो हम क्या करेंगे a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। अगर c माइनस a हो तो क्या करोगे c a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये हम करेंगे इसके अंदर। ओके, ये इसके अंदर करेंगे c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला जो आपने लिख रखे हैं वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, इसमें हम लिखते हैं RHS इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये हमें RHS है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन
ए माइनस बी को हम क्या बताया था मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है, ए को हम कॉमन ले लेंगे, ए को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या लग गया यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फिर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमें, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो हमने क्या किया ए यूनियन बी, कैसे कैसे इंटरसेक्शन, इसको हमने अभी भी बताया था, मैंने क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बताया था मैंने क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला लिखा था बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यू, यूनिवर्सल यू। अब ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का वो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा। इसका मतलब LHS आ गया हमारे पास, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये सब फॉर्मूला लिखा रखा है ये तो वाला, तो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन इज बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या लेना, बी के सारे एलिमेंट लेने हैं और जो बी के एलिमेंट नहीं है वो भी लेने हैं, तो वो कहां से मिलेंगे हमें, दोनों को मिलाने क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। बताया था एक वेन डायग्राम बना करके, बी के सारे एलिमेंट कहां पे मिलेंगे, ये सेट बी है। ओके, ये सेट बी है। अब हमें क्या कह रहा है, बी के मतलब ये वाला एलिमेंट, ओके, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट, तो सबको मिला क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब एक सेट है हमारे पास 1 2 और यूनिवर्सल है क्या, 1 2 3 4 5, दोनों इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फिर से 1 और 2 आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेट ए हमें फिर से मिलेगा, तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम। ये इसका सेकंड पार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी हमें क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम मैंने क्या बताया था, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएंगे हम, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी इज इक्वल इंटरसेक्शन, सो यहां पे आ गया यूनियन। ओके, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा, फिर से क्या आएगा, यूनिवर्सल। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या मिलेगा हमें, ए यूनियन बी, ये हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या किया हमने, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने यहाँ पे किया था बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हुआ था, यूनिवर्सल, वैसे यहाँ पे यूनिवर्सल, तो दोनों इंटरसेक्शन फिर से यही बात आएगा, तो ए यूनियन बी यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसमें भी शो करना है, जो हमें सेट्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसी को हमें यूज करना है। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, हमें LHS लेते हैं अगर हम इसमें, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारी लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ए यूनियन ए क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था, पिछला जो क्वेश्चन थे कुछ हमारे पास, उसमें मैंने क्या बताया, जब दो इस तरीके से हमारे पास आ जाए तो हमें फिर से क्या मिलेगा, वही सेट मिल जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी भी किया,
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो हमें क्या मिलेगा फिर से सेट ए, तो हमारे पास क्या आ गया RHS, ये RHS आ गया। जब भी दो सेट इस तरह से एक साथ हमें मिलेगा, वो यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, जब भी दो सेट एक साथ मिल गए इसका मतलब वही सेट हमारे पास, उसको सॉल्यूशन आएगा, ध्यान में रखना इस चीज को। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले से ही अपने आप ही प्रूव हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा, दो सेट एक साथ आ गए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू, बस सोल्व हो गया, इतना सा ये, तो ज्यादा सोल्व नहीं करना इसको। या फिर अगर करना चाहो तो क्या कर सकते हो आप लोग, इसको अच्छा सेट की प्रॉपर्टी यूज करनी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा हमें, फिर से ए ही मिलेगा, और यूनियन ए यूनियन बी, इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से सेट ए आ जाएगा, इसके LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब अगर ये कोई कंडीशन हमें मिलती है, उसका जरूरी नहीं कि बी इज इक्वल टू सी ही हो तभी ये इक्वल हो, अगर ये इक्वल नहीं भी हो तब भी ये हो सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, हमें ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि बी इज इक्वल टू सी होने पर ही ये इक्वल होगा, अगर ये इक्वल नहीं भी होगा तब भी ये हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक दो तीन सेट लेते हैं, ए बी सी है तो तीन सेट लो, ए सेट लेते हैं 1 2, बी सेट लेते हैं क्या 2 3, या फिर लेते हैं 1 3, और एक सेट लेते हैं क्या सी सेट लेते हैं क्या 1 4। ओके, ये सेट ले लेते हैं हम। तो देखो ध्यान से, हमें देखो कह रहा है कि नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी और सी इक्वल है क्या, बी और सी इक्वल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 1 4 है, बी नॉट इक्वल टू सी, सिंस बी नॉट इक्वल टू सी, इक्वल नहीं है। अब फिर भी हम क्या ये प्रूव होगा कि ये इक्वल होगा, कि हमें प्रूव कर देना है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बी एंड सी आर नॉट इक्वल, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है क्या। ओके, तो सेट हम करते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, सेट ए 1 2 इंटरसेक्शन किसका 1 3, 1 एंड 3। ओके, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन सेट 1, मतलब 1 एलिमेंट आ जाएगा इसमें। ऐसे ही हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो 1 2 एंड इंटरसेक्शन 1 3, फिर से क्या आ गया एलिमेंट 1 ही आ गया। तो देखो ये तो इक्वल आएगा कि नहीं आ गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, वो कब हुआ है, जब हमारे पास बी और नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब हैंस तो हो सकता है ये, अगर सेट बी और सी इक्वल नहीं हो तब भी हमारे पास ये इक्वल आ सकते हैं। ओके, इसका ये मतलब निकल गया। क्वेश्चन लेट ए एंड बी सेट्स, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 and A union X is equal to B union X for some set X, show that A is equal to B। हमें क्या करना है इसमें, तो वही हमें सेट्स की प्रॉपर्टी यूज करना है, तोड़ मरोड़ को थोड़ा सा हमें यूज करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं वो देखो, हम सबसे लेते हैं A यूनियन X इज इक्वल टू वो वाली इक्वेशन वो लेंगे हम B यूनियन X। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको A से इंटरसेक्शन करवाते हैं बोथ साइड, इंटरसेक्शन बाय बोथ साइड A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये होगा। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे क्या होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। ओके, ये रहेगा हमारे पास। तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन X। तो देखो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X का क्या मतलब हुआ 5, यहाँ पे आ गया 5, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B। तो इससे हमें इन दोनों से क्या मालूम चलेगा, हमें ये मालूम चलेगा कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A और B का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, इसका मतलब A इज द स्मॉलर सेट और ये A इज द बिगर सेट। तो स्मॉलर सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बिगर सेट।
इसका मतलब ए द सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम क्या करेंगे, यही लेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब इसमें करेंगे हम बी से इंटरसेक्शन बाय बी, बोथ साइड, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ओके, तो यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, सेट बी मिल जाएगा क्योंकि दो एक साथ आ गए थे। यहां पे बी इंटरसेक्शन एक्स क्या मिलेगा, 5, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू बी। इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, इसको हम इस 5 को हटा दो तो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इससे क्या मालूम चलेगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि एक दूसरे सबसेट तभी हो सकते हैं जब दोनों सेट्स क्या हो, इक्वल हो। बस तभी हो पाएंगे जब दोनों सेट इक्वल, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अगर ये इसका सबसेट नहीं है और ये इसका सबसेट नहीं होगा तो कभी भी ए और बी इक्वल नहीं होंगे, या फिर ए और बी इक्वल नहीं रहता तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। करके देख लो आप, ए इज इक्वल टू 1 और 2 लेते हैं, बी इज इक्वल टू लेते हैं क्या, 1 और 2। तो अब देखो ए का सबसेट ऑफ बी हो सकता है और बी का सबसेट ऑफ ए हो सकता है। अगर मान लो इसका हम ले लें 3 और ले लेते हैं तो ए का सबसेट ऑफ बी हो सकता है, ए का सबसेट ऑफ बी हो सकता है, लेकिन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। देख लो, ये तभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जब दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इफ ए का सबसेट ऑफ बी एंड बी का सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो।